यस प्लीज। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो इन द प्रीवियस पार्ट हम लोगों का टॉपिक जो गोइंग ऑन था दैट इज रिगार्डिंग द डिविडेंड, क्लियर। एंड प्रोबेबली आज हम इसकी नोटिंग पार्ट को क्या करेंगे, पैकअप करेंगे, जो यूजुअली 5 लेक्चर्स इन द स्टार्टिंग हम लोग टेकअप करते ही करते हैं। एंड टुडे इज अवर फिफ्थ लेक्चर ऑन दिस डिविडेंड टॉपिक, क्लियर। सो आज हमारे 3 टॉपिक्स हैं डिस्कस करने वाले। वन इज रिगार्डिंग द रेवोकेशन ऑफ डिविडेंड को लेकर। नंबर टू, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटायरम डिविडेंड को लेकर आज बहुत सारी डिस्कशन हमारी बैक टू बैक चलने वाली है, क्लियर। एंड नंबर थर्ड, सर व्हाट इफ अगर द डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ कैपिटल। हालांकि सर आपने तो कहा था कि डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ क्या होते हैं, प्रॉफिट्स। व्हाट इफ अगर कंपनी ने कैपिटल ही खिलानी शुरू कर दी, होते हैं प्रैक्टिकल केसेस में। आपका पैसा आपको ही डिविडेंड के तौर पे बांटना शुरू कर दिया, अपने को लगेगा कंपनी बहुत बढ़िया प्रॉफिटेबिलिटी में, कि कंपनी तो बहुत नेक्स्ट आगे साउंड प्रॉफिट जनरेट कर रही है, शायद हमें यही नहीं पता होता कि हमारे साथ क्या हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है। तो इन दैट केस मतलब क्या कंपनीज एक्ट ने प्रोविजन बनाई है कि पर्टिकुलरली रेवोकेशन को लेकर, एंटायरम डिविडेंड के मीनिंग को लेकर, या स्पेशली अगर डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल दिया जाए। बट उससे पहले मुझे जस्ट एक सेक्शन फटाफट रिवाइज करवाइए। 127 हमने जो लास्ट रीड आउट किया, सबसे पहले सर 30 डेज के अंदर पेमेंट देने को मजबूर कौन कर रहा है, 124 या 127? 127। कि सर फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन से 30 डेज के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड पे आउट करना पड़ेगा। अगर आपका हुआ फेलियर, देन कंपनी एंड इवन द ऑफिसर इन डिफॉल्ट, मैं डायरेक्टर नहीं कहूंगा, मे बी कोई भी ऑफिसर जो कंसर्न पर्सन होगा, द ऑफिसर इन डिफॉल्ट एंड आपकी कंपनी के ऊपर क्या लगेगी, पेनल्टी एप्लीकेबल होगी। कंपनी पे तो बड़ी सिंपल सी पेनल्टी थी, दैट इज इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, वो भी सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट 18% पर एनम के हिसाब से। एंड नेक्स्ट इज, अगर ऑफिसर इन डिफॉल्ट की बात की जाए, तो ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे जो पेनल्टी एप्लीकेबल होगी, दैट इज आपका वन इज एक तो इम्प्रीजनमेंट, जो कि अप टू मैक्सिमम कितनी, 2 इयर्स। एंड पर डे 1000 के अकॉर्डिंग टू आपके ऊपर फाइन एप्लीकेबल स्टार्ट हो जाएगा। एंड मैक्सिमम की कोई लिमिट, जितने दिन डिले करोगे मल्टीप्लाई बाय 1000, उस ऑफिसर इन डिफॉल्ट को अपनी जेब से क्या करने पड़ेंगे, पे आउट करने पड़ेंगे। एंड पर्टिकुलरली सर वही है कि एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, हर जगह कोई ना कोई एक्सक्यूज तो गिवन होता ही है। बट ये एक्सक्यूजेस अपने आप में क्या थे, जेन्युइन। पहली बात, 127 का, हाँ एक पॉइंट बीच में रह गया सर, अगर आप कैश पेमेंट कर रहे हैं तो 30 डेज के अंदर पे हो जाना चाहिए। अगर डिविडेंड वारंट्स का सीन है, तो डिविडेंड वारंट्स 30 डेज के अंदर क्या हो जाने चाहिए, पोस्ट हो जाने चाहिए। रिसीविंग उनकी मैटर नहीं, अगले को चाहे 2 दिन बाद मिले, 4 दिन बाद मिले, हमें मतलब नहीं है, क्या 30 डेज के अंदर पोस्ट कर दिए गए थे, दैट इज द मेन पॉइंट। एंड आफ्टर दैट सर आपने जो पॉइंट पढ़ा एक्सेप्शन, व्हाट डू मीन बाय एक्सेप्शन, जहां पे 127 का फेलियर नहीं माना जाएगा, दैट आर कॉल्ड एज एक्सेप्शन। जिनमें से पहली एक्सेप्शन आपके पास क्या आई, वन इज ऑपरेशन ऑफ लॉ, कि सर आपको किसी ऑपरेशन ऑफ लॉ के कारण रुकना पड़ा और कंपनी की कोई नेग्लिजेंसी नहीं थी। इवन द लास्ट पॉइंट आपका यही था कि पर्टिकुलरली सर कोई भी कारण हो, बस कंपनी पे कोई नेग्लिजेंसी नहीं है, कंपनी के कारण वो डिले नहीं हुआ, तो आपके ऊपर सर कोई 127 की पनिशमेंट एप्लीकेबल नहीं हो। दूसरा मेन था क्या, आपके शेयर होल्डर ने कंपनी को क्या प्रोवाइड करी, डायरेक्शंस, किस बात की, टू पे द डिविडेंड इन सम हाउ मैनर, बट दैट इंस्ट्रक्शंस कैन नॉट बी, एंड द सेम हैज बीन कम्युनिकेटेड, द मेन वर्ड। अगर कम्युनिकेट आपने नहीं करा तो वो अपने आप में गलत होगा, 127 का डिफॉल्ट माना जाए। तो सही ढंग से अगर एक्सेप्शन भी पढ़ रहे हैं तो सही ढंग से। नंबर थर्ड इज, अगर पैसा ही आपका लॉफुली क्या कर लिया गया, एडजस्ट कर लिया गया। बट मैंने वर्ड क्या बोला, लॉफुली एडजस्ट, हाँ जी, लॉफुली एडजस्ट कर लिया गया। एंड लॉफुली एडजस्ट करने का मतलब क्या था, कि कंपनी ने लीगली वो पैसा आपसे लेना था और अल्टीमेट हमने आपको पैसा देना था, तो हमने आपस में क्या कर लिया, इसको वर्ड बोलते हैं सेट ऑफ करना, एडजस्टमेंट कर ली, कोई बड़ी बात नहीं। क्लियर। नंबर 4 पॉइंट आपने क्या डिस्कस किया सर, दैट इज कोई डिस्प्यूट चल रहा है सर, एंड डिस्प्यूट भी मेनली किस चीज का है, राइट टू रिसीव, किसको मिलेगा। इन दैट केस मेरे को तो बिल्कुल भी लाउड नहीं है सर कि मैं किसको पे आउट करूं। अब जैसे इसमें 126 पॉइंट आया, 126 सेक्शन में आपने क्या कहा था, डिविडेंड एटसेट्रा टू बी केप्ट इन अबियंस, आपको होल्ड पे डालना चाहिए। और अगर आप होल्ड पे डालेंगे, क्योंकि वहां पे लड़ाई किस बात की चल रही है, राइट टू रिसीव किसको मिलेगा। हाँ एक काम करो,
तुम्हारा जो पुराना पर्सन है, द ओरिजिनल शेयर होल्डर है, हमें लिख के दे दे कि अपना जो डिविडेंड मेरा बनता है किसको दे दो, नए वाले को दे दो, मैं अभ्यांश में रखूंगा ही नहीं। एंड अभ्यांश में रखने की वजह क्या थी? अभ्यांश में रखने की वजह क्या थी? शेयर्स, नो, शेयर्स क्या हो चुके हैं? ट्रांसफर। ट्रांसफर डीड बन चुकी है मेरे पास, मेरे पास मींस कंपनी के पास आ चुकी है, बट अभी ट्रांसफर डीड रजिस्टर्ड नहीं। तभी मैंने कहा था कि इसको अभी होल्ड पे डालो। क्लियर कि मेरे को नहीं पता सर राइट टू रिसीव किसका बनता है, पुराने वाले का या नए वाले का। तो वैसे तो वेरी क्लियरली किसका बनता है, ओरिजिनल का। पर हमने फिर भी क्या कहा, इसको अभ्यांश में रखो, माइट भी आपका जो वो क्या कहते हैं ट्रांसफर है, कम डिविडेंड हो, एक्स डिविडेंड हो, दैट डिपेंड्स कि क्या टर्म्स है। तभी मैंने एक बार होल्ड पे डाल दिया था। या फिर लास्ट पॉइंट क्या था सर, कुछ भी हो, हमारी गलती नहीं है, हमारे कारण वो डिले नहीं हुआ। सो दीज आर द एक्सेप्शन जो 5 आपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर। इसी के ऊपर बेस करता हुआ मैंने क्यों रिपीट करवाया ये वाला पॉइंट, क्या तुमने पर्टिकुलरली जितना कंटेंट अभी तक ये 127 का सुना, पहली बात तो 127 अपने आप में ऑप्शनल है या मैंडेशन है? पे कर, 30 दिन के अंदर अंदर आपको डिविडेंड क्या करना पड़ेगा, पे आउट करना पड़ेगा। क्या तुमने एक्सेप्शंस में, कहीं एक्सेप्शंस में कोई वर्ड रेवोकेशन पढ़ा है? ध्यान से चेक कर एक बार। 127 की एक्सेप्शंस में क्या तुमने कहीं वर्ड रेवोकेशन पढ़ा है? तो अगर रेवोकेशन वर्ड वहां पे लिखा ही नहीं हुआ एक्सेप्शंस में, तो क्या रेवोकेशन ऑफ डिविडेंड करना अपने आप में पॉसिबल होगा? पहली बात, रेवोकेशन स्टैंड्स फॉर कैंसिलेशन। तो आपने तो सर डे वन से एक ही रूल बताया था, जर्नली रूल, क्या? वंस इट इज डिक्लेयर्ड, या तो डिक्लेयर ही ना करते, या तो डिक्लेयर ही ना करते, लोगों में उम्मीद ही ना जागती। एंड आपने कौन सा डिक्लेयर करा? कोई मेंबर कंपेल भी नहीं कर सकता डिक्लेयर करने को, कि मैं मजबूर करूंगा आपको अल्टीमेटली कि आपको डिविडेंड देना पड़ेगा। नो नो सर, दैट इज द ऑप्शन ऑफ द मेंबर्स। अगर मेंबर अपनी एजीएम में, रूट हमें पता है, मेंबर अगर एजीएम में रेजोल्यूशन पास करेंगे, डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, ओनली दैट इज द मोड। पर कोई मेंबर हमें कंपेल नहीं कर पाएगा। हाँ, बट वंस इट इज डिक्लेयर्ड, वंस इट इज डिक्लेयर्ड, इट कांट बी जर्नली, जर्नली आई एम सेइंग द वर्ड जर्नली। व्हाई आई एम सेइंग जर्नली? मतलब कोई ना कोई यहां पे क्या निकलेगी, एक्सेप्शन। बट सर, ये एक्सेप्शंस अपने आप में ऐसी हैं दैट आर एक्सक्यूजेबल। कहने का मतलब, आप डिफरेंट 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 मटेरियल देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स देखेंगे, माइट भी इनके रिगार्डिंग कुछ अलग मिल सकता है। क्लियर? इवन गूगल भी करेंगे तो आपको अलग अलग सिनारियोज मिलेंगे। कोई क्या कहेगा, यस इट कैन बी रिवोक्ड बट इन दीज केसेस। और एक स्ट्रेट फॉरवर्डली जो अपना मॉड्यूल कहता है, फाइनल डिविडेंड कैन नॉट बी रिवोक्ड। जो मर्जी कर लो, जिस मर्जी को ले आओ, फाइनल डिविडेंड कभी भी रिवोक नहीं होता। सो सब्जेक्ट टू दैट, सब्जेक्ट टू दैट मैं अपने पे बात नहीं लूंगा, क्योंकि सेक्शन में नहीं लिखा हुआ, एंड ये ना कोई सेक्शन का पार्ट। इसीलिए जितने डिफरेंट मटेरियल्स आप देखेंगे, विद इन 5 मिनट्स इसका क्रक्स निकालते हैं अपन, विद इन 5 मिनट्स, कि सर व्हाट टू डू, हमें फाइनली बताओ करना क्या है। देखो सर, अगर तो आईसीआई में कुछ मेंशन्ड है, हमें तो वही मानना पड़ेगा। एंड आईसीआई बड़े क्लियर टर्म्स में एक जगह लिख कर गई है, डिफरेंस में इंटायरम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड में क्लियर वर्ड्स में लिखा है कि कौन सा रिवोक हो सकता है, कौन सा नहीं। बेस्ड ऑन दैट आई विल ट्रीट दैट। क्लियर कि जैसा लिखा हुआ है वैसा मानेंगे। बट हाउ एवर, अगर गूगल करते हैं, वेरियस जगह पे इसको सर्च करते हैं, तो ये लैंग्वेज भी लिखी हुई है। किसी किसी केस में इनको भी एक्सेप्शन में माना गया है। तो हमारे लिए दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, कि मैं सर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, मेरे को क्वेश्चन में जैसा मिलेगा, जैसा मुझे कोई मेरी अलग पीडीएफ की वो कंपाइलर फाइल में, या आपके मॉड्यूल के क्वेश्चंस में, या टिल September 25 तक मुझे इसके रिगार्डिंग कोई क्लियर क्रक्स मिलता है, फिर मेरी बात अलग होगी। नहीं तो जनरली जो मॉड्यूल में लिखा हुआ है मुझे तो उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। या क्वेश्चन कितना ही मजबूर कर रहा है, अल्टीमेटली एक्सेप्शंस की ओर जा रहा है, लैंग्वेज ऐसी जा रही है, तो आप वैसा रिप्लाई दीजिए। बट मैं पहले बता रहा हूं कि इस चीज को लेकर लिटिल बिट क्या है, डिस्प्यूट्स। कई एफएक्यूज आए, वेरियस इंस्टीट्यूट ने, सीएस इंस्टीट्यूट ने भी इसके रिगार्डिंग उनका अपना व्यू पॉइंट है, सीए वालों का अपना व्यू पॉइंट है। समझे ना? तो इन दैट केस लिटिल बिट ये अपने आप में जो कहते हैं ना, कुछ ऐसे जोन जिन पे क्वेश्चन मार्क आज भी है, वो ये चीज है। और वो क्वेश्चन मार्क की वजह क्या है, ये सेक्शन का पार्ट है। अगर ये सेक्शन होता,
वजह ही ना होती डाउट की, क्योंकि फिर तो वो बेयर टेक्स्ट में लिखा होता, कंपनीज एक्ट में लिखा होता रिगार्डिंग द रेवोकेशन। अब जितना सर्च करोगे उतना कंफ्यूजन में जाएंगे। हर बंदे, हर पर्सन का अपना अपना ब्लॉग, अपनी अपनी राइटिंग, अपनी अपनी ओपिनियन। अब डालने को मैं अपना ब्लॉग डाल दूं इस पॉइंट को लेकर कि मेरे अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए, तो मानने भी तो सही, समझे ना, कोई फॉलो भी तो करे भी, हाँ सर वाकई में हाँ ठीक है जी आपका कहना। तो हर एक के अलग अलग व्यू पॉइंट्स, ज्यादा डिस्कशन नहीं, पढ़िए। यस, नो रेवोकेशन ऑफ, हाँ जी पढ़ना बच्चे अपना कार की, नो रेवोकेशन ऑफ डिविडेंड। सेक्शन 127 रिक्वायर्स पेमेंट ऑफ डिविडेंड विद इन 30 days of its declaration. बिल्कुल। Section 127 also covers certain circumstances in which non-payment of dividend within 30 days डज नॉट अमाउंट टू कॉन्ट्रावेंशन। एक बात बताओ, जहां हमने इतना एक्ट लिखा है, 127 के इतने वर्ड्स लिखे हैं, क्या मेरे को हाथ दुख रहे थे कि मैं रेवोकेशन वर्ड नहीं लिख पाया? मैंने स्पेशली क्या कहा पर्टिकुलरली कि सर मैं इन 5 केसेस में कॉन्ट्रावेंशन नहीं मानूंगा, यही कहा। फिर मैं उसमें रेवोकेशन भी तो कवर कर सकता था। मतलब अगर तुमने उसकी एक्सेप्शन में रेवोकेशन वर्ड कवर नहीं करा, इट मींस दिस सेक्शन एनफोर्स यू, वंस डिक्लेयर्ड आपको डिविडेंड क्या करना पड़ेगा, पे आउट करना पड़ेगा। अगर इसको एक्सेप्शन में लिख देता फिर तो एक्सक्यूज बन जाता कि हाँ सर कंपनी रेवोकेशन कर सकती है, कंपनी डिविडेंड से मुकर सकती है। बट आपने 127 की एक्सेप्शन में ऐसा कोई वर्ड मेंशन ही नहीं करा। मैंने सारे पॉइंट्स पढ़ लिए, कहीं वर्ड रेवोकेशन नहीं आया। तो तुम्हारे मुताबिक तो क्या है कि 127 आपको अलाउ नहीं करता, उल्टा फेलियर करेगा, पनिश करेंगे कि डिविडेंड क्यों नहीं दिया। तो रेवोकेशन मेरे स्कोप में तो कवर होता ही नहीं। सुन नेक्स्ट, रेवोकेशन ऑफ डिविडेंड इज नॉट अ ग्राउंड, यस प्लीज, for non-payment of dividend thus ordinarily देख फिर वही बात, जहां तुम ऐसे वर्ड यूज कर देते हो ना, तुम्हारी अगली लाइंस खुद ब खुद क्लिक होनी शुरू हो जाती हैं। दस ऑर्डिनरली, व्हाट इट मींस, जर्नली तो नहीं, बट जिस तरह की लैंग्वेज आप बोल रहे हो, जर्नली तो नहीं, मतलब देर आर सम एक्सेप्शंस, कोई ना कोई कारण तो ऐसा बन सकता है, एंड एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। सो दस ordinarily at the first instance my reply will be no sir, no, dividend cannot be revoked. Once declared it becomes debt due to the members, आपको देना पड़ेगा, जहां से भी अपना सोर्स लेकर आओ, हमें मतलब नहीं है। बट सर ऑर्डिनरली 99.999, डेटोल वाले भी 100 नहीं बोलते, समझे ना, तो कोई जरा चांस निकल आए तो निकल आए, हमें नहीं पता, बट सर माइट भी ऐसा चांस हो। पढ़िए नाउ, व्हाट आर द एक्सेप्शंस, एंड अगेन पढ़ाने से पहले ये सेक्शन का पार्ट नहीं है, ज्यादा मन पे मत लीजिएगा, समझे पॉइंट। कहीं कह दो जी वहां पे लिखा हुआ था, माइट भी कॉन्ट्राडिक्शन देयर में। मेरा फिर भी लास्ट वर्ड हमेशा क्या मिलेगा, सब्जेक्ट टू मॉड्यूल, या सब्जेक्ट टू सम क्वेश्चन अगर कहीं देखने को मिले। सर जब है ही नहीं तभी तो क्रक्स नहीं निकल पा रहा, तभी तो कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। आई से ही बाकी सारे क्वेश्चन पूछ लेगी, रेवोकेशन का नहीं पूछा, पूछो, क्योंकि उनको पता है वो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, क्योंकि हर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, हर एफएक्यूज के अकॉर्डिंग वो अलग चीज है। इन चीजों में हमें थोड़ा सा स्टक होना पड़ता है कि सर एक तरफ हो गए चलो, जो वाई से कह रहा है मान लो ये, नहीं अदरवाइज सीएस इंस्टीट्यूट है, नॉर्मल ब्लॉग्स हैं, नॉर्मल गूगल के जो सर्च इंजन में डाले हुए हैं, क्लियर अलग अलग एफएक्यूज आए हुए हैं, सब में लिखा हुआ है कि हाँ सर, और यही लिखा हुआ है। तो इस पब्लिशर ने भी वही काम करा कि सर जब ऑल ओवर कह ही रहे हैं कि ऐसे चांस होते हैं, तो डाल देते हैं कि यस इन एक्सट्रीम रेयर केसेस, एक्सट्रीम रेयर सर्कुमस्टांसेस, यस आई कैन से दैट कि डिविडेंड अगर रिवोक करना भी पड़े तो शायद रिवोक हो सकता है। पढ़िए पहला, वेयर डेक्लेरेशन ऑफ, और तुझे जेन्युइन भी लगेंगे, एक बात और है मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा, जेन्युइन भी लगेंगे वाकई में सर डिविडेंड रिवोक होना चाहिए था। पहला, द डेक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड ही क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय अल्ट्रा वायर्स, बियॉन्ड द पावर्स। और आपने तो सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इतना पढ़ लिया, पहले ही पन्ने पे वहां पे उन्होंने क्या कहा था कि सर डिस्क्वालिफिकेशन में या कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज टू एलिजिबल फॉर कॉन्ट्रैक्ट में क्या पढ़ा था, कंपनी कैन डू ओनली दोज कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर इंट्रा वायर्स, जो उसकी पावर्स के अंदर होगा। अब कोई एक्ट अगर आप बाहर जाने की कोशिश करेंगे, उनके लिए तो कंपनी एलिजिबल ही नहीं होती, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। और अगर ऐसा काम करोगे तो कंपनी को तो बीच में घसीटो ही मत, कंपनी तो वहां पे क्या है, इन एलिजिबल, कंपनी का तो नाम ही मत लो। अब होते हैं डायरेक्टर्स किसी केस में ज्यादा ही फोर्सफुली कि नहीं जी नहीं नहीं अपन डिविडेंड बांट देते हैं, या मेंबर्स ने रेजोल्यूशन पास कर दिया हम तो डिविडेंड लेंगे, मैंने अभी क्या वर्ड बोला,
मेंबर्स कांट कंपेल द कंपनी टू डिक्लेयर डिविडेंड। किसी भी केस में मेंबर कभी कंपेल नहीं कर सकती हमें डिविडेंड दो। तुम्हारा पैसा जी, तुम आपस में बैठे हो, रजामंदी कर लो। कुछ लोग कंपेल कर रहे हैं ना जी ना, मैंने वर्ड कहा था ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर दो। अगर रेजोल्यूशन पास हो गया 1 मिनट से पहले, तुम्हारा ही पैसा था, तुम ही बांट दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर आपस में रजामंदी कर। कोई लोग इकट्ठे हो गए आगे 5-10 कहते जी डिविडेंड बांटो। 2 साल हो गए डिविडेंड आपने नहीं दिया। मैं कहती मैंने थोड़ी बांटना, मैंने तो प्रपोजल डाला था, मैंने तो एजीएम के अंदर प्रपोजल डाला है कि इतना डिविडेंड बांट सकते हैं। लेना ना लेना किसका डिसीजन था? मेंबर्स का। बाकियों को रजामंदी कर लो, हमें क्या दिक्कत? पढ़िए, वेयर द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इज अल्ट्रा वायर्स, यस। That is where dividend is declared, although the company has not earned sufficient profits. बिल्कुल। The declared dividend can be द revoked. डिक्लेयर्ड डिविडेंड कैन बी क्या हो सकता है? रिवोक्ड। हाउ? अच्छा, ये तो क्या था? अपनी बात वापस लेना। कम से कम बांटा तो नहीं था, सिर्फ अभी क्या करा था? डिक्लेयर करा था। कोई बात नहीं सर, अपनी बात हम वापस लेते हैं, गलती होगी मालिक, क्लियर, अल्टीमेटली आगे से ऐसा काम नहीं करेंगे, चल, कुछ बिगड़ा तो नहीं। बट कई बार डायरेक्टर अपने आपे से बाहर होकर ज्यादा ही तेज चल रहे हैं, कुछ ज्यादा ही आगे चल रहे हैं। एक तरफ कह रहे हो कि डिविडेंड अपने आप में क्या है, और उठा के बांट भी दिया, कि इनको पता है कि नेक्स्ट आगे इसको रिवोक भी करवा सकते हैं, पावर इनके पास है, उठा के नेक्स्ट आगे मार्केट में दे भी दिया। कहते दे दो, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। एक एक रुपए की भरपाई किससे करवाऊंगा? डायरेक्टर से करवाऊंगा। एंड डायरेक्टर्स विल बी उस अमाउंट के लिए क्या होंगे? पर्सनली लायबल। तुम्हारा पैसा थोड़ी। अल्ट्रा वायर एक्ट के लिए उठा के तुमने पैसा दे दिया जिसके लिए कंपनी एलिजिबल ही नहीं है, तुम पैसा कैसे दे सकते हो? और अगर दोगे, खुद भरोगे, आप अपने आप जहां मर्जी से लेके आओ। पढ़िए, इफ, हाउ एवर इफ इलीगली डिक्लेयर्ड। नाउ व्हाट डू यू इलीगली डिक्लेयर्ड? ये ऊपर वाला सिनारियो, कि अगर गलत इंटेंशन के साथ, गलत वे से उसको अनएथिकली क्या किया गया? इशू किया गया, डिक्लेयर किया गया, इज पेड, और ऊपर से रुके भी नहीं, पे भी कर दिया, पेमेंटें भी बांट दी। इन दैट केस द डायरेक्टर शैल बी लाइबल टू इंडेमनीफाई। इंडेमनीफाई स्टैंड्स फॉर कंपनसेट। एक एक रुपए की कंपनसेशन किससे लूंगा? तुमसे लूंगा। तुम्हारी जेब से वो पैसा रिकवर करूंगा जो भी है। गलत किसने करा? डायरेक्टर्स ने करा। कहते जी कंपनी ने बांटा, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी तो एक्ट किसके थ्रू करती है? ह्यूमन एजेंसी। और उसकी ह्यूमन एजेंसी कौन हो? तुम लोग। ये किया कराया धराया किसका है सारा? डायरेक्टर्स का। अब नाउ झेलो इसको, पे आउट करो। हमने तो लॉ में वहां पे मेंशन कर दिया सर, अगर आप करते भी हैं तो आपको इंडेमनीफाई करना पड़ेगा। द कंपनी दैट इज दे शैल बी पर्सनली। इन सिंपल वर्ड्स, वन इज द एक्सक्यूज, वन इज द एक्सक्यूज फॉर दिस सेक्शन। यस, अगर कोई डिविडेंड अल्ट्रा वायर्सली डिक्लेयर किया गया होगा या इलीगली पे आउट किया गया होगा, द डिविडेंड कैन बी क्या हो सकता है? रिवोक्ड। और अगर बांट ही दिया गया होगा, रिवोक तो तब हो ना जब कुछ किया नहीं, अभी डिक्लेयर करा था, चलो मैंने अपनी बात वापस ले ली, मुकर गए। एक होता डिविडेंड बांट भी दिया। मैं क्या बांट भी दिया? कहते हाँ जी। तो जो जो डायरेक्टर्स ने बांटा, जिन जिन लोग इनमें इन्वॉल्व थे, सब लोगों की लायबिलिटी क्या होगी? पर्सनली होगी। कंपनी को वो क्या करेंगे? कंपनसेट करेंगे, एक एक पैसा वापस करेंगे। एंड सेकंड एक्सक्यूज, वेयर द कंपनी सीजेस टू बी। अब सर ऐसे हालात तो कभी भी आ सकते हैं। मैं कहा जी इतने शॉर्ट स्पैन, आपने कहा था जी डिविडेंड डिक्लेयर होने से 5 दिन के अंदर ये पैसा कहां पे रखना? सेपरेट शेड्यूल्ड बैंक में। और पेमेंट कितने दिन में करना? 30 डेज। अब सर अनसर्टनिटी तो कहीं भी हो सकती है ना। मैं कहा जी इतनी शॉर्ट स्पैन, कि मतलब एकदम से डाउट आ गया गोइंग कंसर्न पे, जो रिवोक करने की बात कर रहे हो सर, हालात ही ऐसे, कोई एबनॉर्मल कंडीशन हो सकती है, मेजर फायर ब्रोकआउट। अब ये क्या किसी ने सोचा हुआ है कि कल के दिन मेरे साथ क्या होगा? आपके केस में नहीं वैसे, रिजल्ट से मैच करके ना वर्ड, कि पर्टिकुलरली नॉर्मली, कि सर परसों के दिन मेरे साथ क्या होगा, चलो आप उससे क्या मैच कर सकते हैं, हमें क्या पता सर, अनसर्टनिटीज आर एवरीवेयर। क्लियर? तो नॉर्मली, इंटेंशनली नहीं था, वेयर द कंपनी सीजेस टू बी, क्या लिखा हुआ है? गोइंग कंसर्न, डिक्लेयर्ड डिविडेंड में बी, क्या लिखा हुआ है? रिवोक। यस, इन दैट केस आपका डिक्लेयर्ड डिविडेंड क्या हो सकता है? रिवोक हो सकता है। सर मेजर फायर ब्रोकआउट हुई, इन दैट केस सारा का सारा प्लांट डिस्ट्रॉय हो गया। एंड ऊपर से इंश्योरेंस प्रीमियम भी हमने कोई भरा नहीं हुआ था, इंश्योरेंस पॉलिसी भी नहीं थी। एंड दैट लॉस इज बियॉन्ड इरिकवरेबल, कि वो रिकवरेबल होना भी पॉसिबल नहीं है, वो इरिकवरेबल है। तो साफ ही हालात दिख रहे हैं, यहाँ तुम्हारे मरने के हालात आए पड़े। तुम बांट रहे हो डिविडेंड पिछले साल का, शर्म कर लो यार।
इन दैट केस तो आपको फिर एक्सक्यूज देना पड़ेगा कि सर यस, ये एक्सट्रीम रेयर केस है। मतलब इसको मैं ना वर्ड यूज करूंगा क्योंकि सेक्शन का कंटेंट नहीं है, कि सर एक्सट्रीम रेयर केस है, शायद कभी आपको ऐसा सिचुएशन देखने को मिले। इन दैट केस तो लेने वालों को भी शर्म आनी चाहिए, बांटने वाले को तो छोड़ो। तो इसीलिए इसको कवर किया गया, रखा गया कि हाँ सर एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये दो एक्सेप्शंस है। अगर अगर क्वेश्चन में बिल्कुल मैचिंग कॉन्सेप्ट देखने को मिला कि हाँ पूरा वर्ड टू वर्ड मैच कर रहा है, फिर मैं कहीं ना कहीं इस टोन को यूज करूंगा। अदरवाइज अदरवाइज नो सर, आपका जो रेवोकेशन है वो तो पॉसिबल ही नहीं। और ऊपर से देख, थोड़ी कॉन्ट्रडिक्शन और डालू, आपने वर्ड यहां पे क्या यूज किया, रेवोकेशन ऑफ डिविडेंड। एंड डिविडेंड एज पर द सेक्शन 2 जो आपने डेफिनेशन डे 1 पढ़ी, डिविडेंड इंक्लूड्स। अब मॉड्यूल देख इसके बारे में, एक जगह डिफरेंस के अंदर क्या मेंशन करके गया, दिस इज एंटायरम डिविडेंड एंड दिस इज आपका फाइनल डिविडेंड। यहां पे वर्ड पढ़, सिर्फ एक जगह रेवोकेशन, पूरे मॉड्यूल में एक जगह वर्ड है ये, इसके अलावा वर्ड यूज ही नहीं किया गया। पहला रेवोकेशन, एंटायरम के केस में देख क्या लिखा हुआ, इट कैन बी, इट कैन बी रिवोक्ड विद द कंसेंट ऑफ, क्या लिखा हुआ है, मतलब मॉड्यूल तो बता रहा है। और ये बात है, ये बात नॉर्मली भी ऑल ओवर कहीं ना कहीं यूज्ड है, डन है। बट जो डाउट आता है ना वो इस पॉइंट पे आता है। इंटायरम को लेकर सही है, नॉर्मल जनता भी मॉड्यूल भी दोनों सही है। या तो मैं इसको कह दूं जी आगे एक्सेप्शन लिखी नहीं हुई, कि हाँ पॉइंट इज सही, कि आपकी बुक में भी क्या लिखा हुआ है सर, रेवोकेशन ऑफ डिविडेंड करना इज नॉट पॉसिबल। समझे ना पॉइंट। अब इन दैट केस यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चनेबल हो जाता है। ये तो कहते हैं जी फाइनल डिविडेंड वंस डिक्लेयर्ड कैन नॉट बी अपने आप में रिवोक। बट हमने नेक्स्ट आगे उसके क्या पढ़े हैं, कंसिक्वेंसेस पढ़े हैं, कुछ एक्सेप्शंस पढ़ी हैं। अगर शायद कहीं एप्लीकेबल हुआ, क्लियर, देन आई थिंक आई हमें यूज करना चाहिए। अदरवाइज मॉड्यूल की पोजीशन तेरे सामने। ये तो कहते हैं जी फाइनल डिविडेंड कभी रिवोक होता भी नहीं, मैंने भी कहा था ऑर्डिनरली। ऑर्डिनरली मैंने भी स्पेशल एक्सट्रीम रेयर केसेस दिए, दो केस, वन इज जहां पे सवाल ही किस पे आ गया, गोइंग कंसर्न पे, या फिर अल्टीमेटली आपका डिविडेंड डिक्लेयर क्या है, अल्ट्रा वायर्स। तो मैंने भी एक्सट्रीम दो रेयर केस दिए, उसके अलावा मैंने कोई और डिस्कस नहीं करा। अदरवाइज ये भी सही है अपने आप में सर, फाइनल डिविडेंड कैन नॉट बी रिवोक्ड। सो माई टॉपिक इज दिस, सब्जेक्ट टू क्वेश्चंस। जो भी क्वेश्चंस में आप लोग सॉल्व करेंगे बाय चांस, देखना जब आप दोबारा रिज्यूम करेंगे क्वेश्चंस पे वर्कआउट करेंगे, मॉड्यूल भी सॉल्व करेंगे, क्लियर, ये पूरा कंटेंट जो भी है इसकी एक्सरसाइज एमसीक्यू एंड ऑल, एक एक वर्ड आप लोगों का क्या होगा, कवर। मतलब मैक्सिमम मैं इस पे एक लेक्चर और लूंगा, एक लेक्चर इस पे मैं और लूंगा, जिसमें क्वेश्चनिंग पार्ट हम क्या करेंगे, डन करेंगे, ताकि तुम्हें भी तुम्हारी टेस्टिंग लगे कि सर पूरे सेक्शंस अगर पढ़े हैं, वन टू वन जितने माइन्यूटली पढ़े हैं, क्या उतने काम आते भी हैं, या इतना डिटेल में वैसे ही जा रहे हैं। वैसे ही कुछ नहीं होगा, फाउंडेशन से इंटर में ये बात का फर्क है। यहाँ पे ये थोड़ा ज्यादा डिटेल में जाएगा, ज्यादा माइन्यूटली लेवल पे जाएगा। कई बार तो एक सिंगल वर्ड पे ही पूरा क्वेश्चन बन जाता है, कि बाकी पूरा सेक्शन छोड़ो, बस वो पॉइंट बता। हाँ होगा वो वेल नोन, ऐसा नहीं कि तुमने पढ़ते टाइम उसको इग्नोर करा होगा, होगा वेल नोन बट धुंधला दिखे, साफ नहीं याद होगा कि वहां पे लिखा क्या हुआ था। तभी इतनी माइन्यूटली डिस्कशन हमें करनी पड़ती। नहीं अदरवाइज कंपनी तक तो वैसे ही सर मजेदार है, बातें सुनाओ, अल्टीमेटली प्रोविजन सुनो, जो भी प्रैक्टिकलिटीज हैं, काफी चीजें प्रैक्टिकली भी आपको यहाँ पे बताऊंगा, दिखाऊंगा कि ये सारी चीजें वहां पे गोइंग ऑन है। क्लियर, चलिए सो नाउ बैक टू माय कॉन्सेप्ट सर, द नया टॉपिक एंटायरम डिविडेंड। ये थोड़ा टाइम लेगा सर, इस पे आप टाइम लगाते हैं। एंटायरम डिविडेंड, पहली बात तो सेक्शन 2 क्लॉज 35 के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन आपने पीछे पढ़ी थी, वहां पे क्या लिखा हुआ था, डिविडेंड इंक्लूड्स एंटायरम। बट मेरे लिए यहाँ पे एंटायरम डिविडेंड का प्रॉपर मीनिंग क्या किया गया, एक्सप्लेन किया गया, जिसको मैं पूरा प्रॉपर वैसे समझाऊंगा, ड्रॉ करूंगा केस, कोशिश करिएगा आप भी उसको बनाइए। क्लियर, जहां भी स्पेस है उसको लिखेगा वो तभी समझ आएगा कि ये लैंग्वेज क्या यूज की गई है। सुन, पहले तो डिविडेंड डिक्लेयर्ड बिटवीन, बिटवीन क्या लिखा हुआ है, क्योंकि सर एजीएम पे जो डिक्लेयर होगा वो तो फाइनल डिविडेंड होगा, एंटायरम थोड़ी होते हैं। बिटवीन, बिटवीन द टू एजीएम जो दिया जाए, मतलब इसको वर्ड बोलते हैं ड्यूरिंग द ईयर। कभी भी इन बिटवीन टू एजीएम कोई भी डिविडेंड दिया जाए, दैट डिविडेंड इज बेसिकली कॉल्ड एज एंटायर। नाउ द नेक्स्ट इज एंटायरम डिविडेंड इज, ये भी पढ़ चुके, एंटायरम डिविडेंड को देने की पावर ही किसके पास है, बोर्ड। कोई मेंबर से कोई रेजोल्यूशन नहीं, कोई ओआर नहीं, कोई एज, जाना ही नहीं सर, वो फाइनल डिविडेंड का रूट है।
इस रूट में तो वेरी क्लियर, क्या चीज, एंटायरम डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड। नाउ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बड़ा अच्छा पॉइंट है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यस प्लीज पढ़िए। of a company may declare interim dividend during any financial year or at any और time. एट एनी टाइम, पहली बात तो ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर मतलब जिस भी फाइनेंशियल ईयर का आप देना चाहते हैं, ड्यूरिंग द ईयर दे दो। ये मैं केस के थ्रू लेके चलूंगा, या तो ड्यूरिंग द ईयर ही दे दो। साल अभी चल रहा है, हमें पता लगा वी आर इन द सुपर प्रॉफिट्स, मोटा पैसा कमा रहे हैं सर, बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट साथ लग गए, अब तो नेक्स्ट आगे 12 नहीं आ रहे हैं, मैं कहा जी अपने तो खुशी सही नहीं जा रही, इसको शेयर करो, लोगों को एंटायरम डिविडेंड बांटो। मैंने कोई वेट नहीं करा ईयर क्लोज होने का, मैंने कोई वेट नहीं करा, ड्यूरिंग द ईयर उसी साल में उसी के एंटायरम डिविडेंड बांटो। लोगों को लगा शायद बस यही मिलेगा, ये तो अभी छोटा सा पार्ट है। एनुअल डिविडेंड तो देंगे जब अपनी क्या होएगी, एजीएम। क्लियर, ये तो अभी फॉर अ वाइल रखो तो सही, कि सर बढ़िया हाइप क्रिएट करेंगे, मार्केट में और कैपिटल इकट्ठी होगी और मार्केट वर्थ साइज आपका क्या करेगा, इंक्रीज। तो सर या तो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर दे दो, तुम्हारी इच्छा, या और एट एनी टाइम। अब कई बार ऐसा भी होता है, ज्यादा भी खुशी ना मनाओ, क्या पता पहले 6 महीने तुम्हें प्रॉफिट्स हो, अगले 6 महीने लॉस हो जाए, कहते फिर वेट कर लेते हैं भाई, किस चीज का वेट, किस चीज का वेट, 31 मार्च का, तब तो क्लियर हो ही जाएगा। हाँ एग्जैक्ट ना सही, 99% तो कंप्लीट हो ही जाएगा, पता लग तो जाएगा कि अपन प्रॉफिट में है भी या नहीं। तो कोई बात नहीं, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम दी, कहां से, क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और एनुअल जाके कब मिलेगा, एजीएम। तो वो इस वक्त के बीच में 31 मार्च जो आपका क्लोज हुआ, और जब तक आपकी उस साल की एजीएम नहीं होती, वो 4 5 6 महीने का जो भी आपका गैप है उसमें दे दो। पर मैं उस ईयर का नहीं दे रहा, वो पिछले ईयर का दे रहा। जैसे मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे, समझिएगा, बड़ा मजेदार केस है सर, बड़ा इंटरेस्टिंग है। पता नहीं शायद नेक्स्ट आगे न्यूमेरिकली काम आए या ना आए, बट लैंग्वेज के वाइज से आपको वर्ड एक एक क्लियर होगा क्या चीज है। सुनिए, लेट मी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 24। क्लियर, क्योंकि अभी रिसेंटली आपका क्लोज कौन सा हुआ है, 23 24। क्लियर सर, मेरा फाइनेंशियल ईयर था मान लो जी 2023 और 24। क्लियर, इसकी सर एजीएम बताइए कब होगी, 24 25। फिर वो भी अभी ईयर आपका ये चल रहा आगे, 24 25। क्लियर सर जी, जो ये 24 25 है, नेचुरली ये 23 24 की असेसमेंट किसमें होगी, अपने 24 25 में, एंड इसकी एजीएम बुलाएंगे, वहां पे जाके फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर होगा। मुझे टाइम बताना सर अब दोबारा लास्ट वाले पॉइंट के मुताबिक, ये जो तुम्हारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ये एंटायरम डिविडेंड कब कब डिक्लेयर कर सकते हैं, कब कब डिक्लेयर कर सकते हैं, वन इज ड्यूरिंग 23 24। अगर आपको इतना ही हौसला है, अगर आपको इतना ही लग रहा है कि सर डॉट, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, बांट दो यार, बढ़िया पैसा कमाया, मैं कहा जितने हौसले बुलंद है दो जी, आगे नेक्स्ट आगे अपने बांट दो, तो ठीक है सर, देर इज ऑप्शन। आप 23 24 का डिविडेंड, पहली बात मैं किसकी बात कर रहा हूं, 23 24, 23 24 का एंटायरम डिविडेंड 23 24 में ही दे सकते हो। प्लस प्लस ये ईयर क्लोज कब होगा, या फिर कोई बात नहीं थोड़ा वेट कर लो, अगर आप इतना अपने आप को क्लियर नहीं समझते कि जी पता नहीं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाए हैं या नहीं भी कमाए, कोई नहीं सर, 31 मार्च हो जाने दो, कौन सा कोई बड़ा मैटर है। 31 मार्च से लेकर इनकी जो एजीएम होएगी, वो तो जाके लास्ट डेट क्या होती है, 30 में होती। कितने मंथ का टाइम है, 6 महीने का, इस बिटवीन दे दो, कोई बड़ी बात नहीं है। तभी देख वर्ड क्या बोल रहा हूं, बिटवीन टू एजीएम्स, बिटवीन टू एजीएम्स जो डिविडेंड बांटा जाए, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज क्या, एंटायरम डिविडेंड। तो आपकी इच्छा सर, जैसा आपको सही लगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर मान लो सपोज मैं यहां पे कोई 30 अप्रैल 24 को, या कोई 15 मई 24 को क्या बांटना चाहता हूं, डिविडेंड बांटना चाहता हूं, बांट दे। और क्या वो 24 25 का होगा, 23 24 का, क्योंकि वहां पे ऑप्शन क्या थी, सर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन डिक्लेयर द एंटायरम डिविडेंड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, और एट एनी टाइम फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से लेकर टिल दी होल्डिंग ऑफ द एज। तो इस टाइम पीरियड के बीच में भी आप कभी भी अगर देना चाहें तो भी आप दे सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर वो डिविडेंड होगा ही किसका, पेश।
कह के देंगे सर ये 23-24 का इंटरम डिविडेंड। अच्छा ऐसे तो मान लो 24-25 का भी तो दे सकते हो, पर कह के दोगे ये 24-25 का इंटरम डिविडेंड। मिक्स नहीं करेंगे सर। कहीं अगले समझ लें कि सर ये जो यहां पे दिया गया, इस वाले टाइम पे दिया गया कि ये 24-25 का इंटरम डिविडेंड है, ना ना ना, कह के देंगे ये जी अभी पिछले वाले की किस्त है, कोई नहीं, उसका भी हिसाब करेंगे जब एजीएम होगी। ये 23-24 का डिविडेंड ले, तू बांटने को 24-25 का बांट ले ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, अगले का दे दे, तेरी इच्छा। पर क्या क्या सर, ईयर वाइज हम भी जब अब अकाउंटिंग करते हैं ना, जब भी डिविडेंड की अकाउंटिंग करते हैं ईयर वाइज, ये कौन सा ईयर का डिविडेंड था, कब दिया गया, इसका सोर्स क्या था, ईयर वाइज। एंड बुक्स में से भी जब आउट करेंगे ईयर वाइज। इस तरह से इनका सिस्टम चलता है। अब पॉइंट आया, चलो सर मुझे ये तो क्लियर हो गया, कब, व्हेन टू डिक्लेयर ये तो मुझे पता लग गया, एंड हु विल डिक्लेयर ये भी पता लग गया। नाउ व्हाट इज द सोर्स। सोर्स क्या होगा सर, इस डिविडेंड को बांटने के लिए मैं सोच रहा हूं कि इनको 12% क्या दे दूं, डिविडेंड दे दूं। व्हाट इज द सोर्स, प्रॉफिट्स। बट सर यहां पे प्रॉफिट मींस कौन से प्रॉफिट्स, पहले तो, अब यहां पे डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज है, क्योंकि यहां पे सर आप 2 साल बीच में ले रहे, एक ही साल नहीं है, 2 साल बीच में आ रहे हैं, कौन कौन से, 23-24, और कौन सा, लेट मी क्लियर की सर केस वाइज कौन सा पैसा यूज करोगे। हाँ दोनों में एक कॉमन होएगा, एक्यूमुलेटेड पीएल। वो तो पुराने रिजर्व है, वो तो जब मर्जी हाथ लगा लो, तुम्हारी इच्छा। क्लियर। अब अल्टीमेटली पॉइंट क्या है सर, पॉइंट बढ़िए, सोर्सेज में आइए सर, पहले सोर्सेज में ये पैसा आप लाएंगे कहां से, कहां से ये डिविडेंड 12% जो देने की बात कर रहे हो, तो ये 12% आएगा कहां से। मान लो 10 लाख रुपए था, 10 लाख का 12% कितना हुआ, 1,20,000, कहां से आएगा। पहला, सरप्लस इन द, जो कहां पड़ा है, दैट इज कॉल्ड एज एक्यूमुलेटेड पीएल, लिखिए साइड, एक्यूमुलेटेड पीएल। कि सर पहली तो ठीक है जी, अगर आपके पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस पड़े हैं तो उसमें से दे दो, सबसे बढ़िया चीज। बट कहता जी क्यों, मैं पुराने प्रॉफिट्स को क्यों छेड़ू, मेरे पास पड़े हैं तो पड़े रहने दो, अगर करंट के प्रॉफिट यूटिलाइज होते हैं तो वहां से दो। पहली प्रायोरिटी हम ऑलवेज किसको देते हैं, करंट। हाँ करंट वाले सफिशिएंट नहीं होते तो ध्यान तुम्हारा किसकी ओर जाता है, पास्ट प्रॉफिट्स पे। सेकंड पॉइंट, बड़ा अच्छा पॉइंट, प्रॉफिट्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फॉर विच व्हाट इट मीन्स, जिसके लिए सच एंटायरम डिविडेंड इज सॉट टू बी डिक्लेयर। मैं किसकी बात कर रहा हूं, 24-25 या 23-24, कि सर ईयर क्लोज हो तो चुका। अगर अच्छा ये सिनारियो कब होगा, जब आप डिविडेंड डिक्लेयर ही कब कर रहे होंगे, अकाउंट्स क्लोज कब होते हैं, 31 मार्च, उसके बाद, और एजीएम से, मतलब ये वाला सिनारियो सेकंड सोर्स तेरा इस टाइम पीरियड में यूज होगा। कहते जी क्या घबराने की जरूरत है, तेरे पास पड़ा तो है, पिछले साल का भी तो प्रॉफिट कमाया, उसी में से नेक्स्ट क्या बांट दे, डिविडेंड बांट दे। दैट इज प्रॉफिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर। मैंने 24-25 को हाथ नहीं लगाया, जबकि तुमने 24-25 में भी पैसा कमाना शुरू कर दिया होगा। कहते क्यों भाई, जिस साल का डिविडेंड है उसी के प्रॉफिट में से दे, नहीं सफिशिएंट है तो पुराने प्रॉफिट में से दे, तो 24-25 के क्यों यूज करेगा। पर सर इनके तीसरे सोर्स ने वो भी अलाउ करवा दिया। कैसे, पहले तो दो सोर्स क्लियर हुए। पहला सोर्स क्या है जी, द पास्ट प्रॉफिट, वो तो लास्ट में बैठे ही हैं। अगर तुम्हारे करंट से करंट वाले नहीं भी दे पाएंगे तो पास्ट वाले तो बैठे ही हैं, वो तो देंगे ही देंगे पैसा, तुम फिर भी बांटो। और देखो, तुम एक इस टॉपिक में एक चीज समझ रहे हो, बेशक कंपनी करंट ईयर किसमें है, लॉसेस में, फिर भी तुम डिविडेंड बांट सकते हो। क्या अभी तक ऐसा कोई कंटेंट पड़ा कि करंट ईयर कंपनी में लॉस थी तो अल्टीमेट हम डिविडेंड बांटेंगे नहीं, तुम फिर भी बांट लो, कहां से, फ्रॉम द पास्ट प्रॉफिट्स। बट हमने पॉइंट पढ़ा था, पास्ट प्रॉफिट्स को अगर हाथ लगाओगे, रिजर्व्स में से अगर पैसा निकालोगे, तो वो रूल 3 की 3 कंडीशंस क्या हो जाएंगी, एक्टिव हो जाएंगी। हाँ बस उनका कंप्लायंस रखो, जितना विड्रॉल वो कहते हैं उसके अकॉर्डिंग निकालो, नेक्स्ट आगे जिस मर्जी को बांटो। अब पॉइंट इज, थर्ड केस पढ़िए जो सबसे मजेदार है। कहते जी आपके पास एक तो जो करंट ईयर के प्रॉफिट्स हैं वो तो आप यूज करोगे करोगे 23-24 के, या पास्ट प्रॉफिट है वो भी आप यूज कर सकते हो। एक और ऑल्टरनेट है, प्रॉफिट जनरेटेड इन द फाइनेंशियल ईयर। मैंने अभी यहां पे फॉर विच नहीं बोला, मैंने क्या बोला, जो भी प्रॉफिट आपने फाइनेंशियल ईयर में क्या करे, जनरेट करे, टिल दी
टिल दी, क्या लिखा हुआ है, क्वार्टर, टिल दी क्वार्टर प्रोसीडिंग द डेट, प्रोसीडिंग द डेट जिस दिन आपका ये डिविडेंड क्या किया गया, डिक्लेयर किया। मतलब द पास्ट क्वार्टर जो रिसेंटली अभी निकला है, वहां तक के प्रॉफिट जो भी होंगे उसको यूज कर लो, हमें क्या दिक्कत। आप उनको भी यूज कर सकते हो, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे बनाऊंगा जी मैं केस वन, केस टू। केस वन, मैंने डिविडेंड डिक्लेयर करा 1 नवंबर 2023। पहली बात तो रूट सही निकाल, क्या मैं 1 नवंबर 23 को एंटायरम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकता हूं? ये कौन सा टाइम पीरियड हुआ, ड्यूरिंग, ये कौन सा हुआ, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, इस केस नंबर वन के अंदर मेरे पास सोर्स क्या क्या अवेलेबल होंगे, कितने सोर्स अवेलेबल होंगे, दो या तीन, दो या तीन, दो कौन से, करंट ईयर का तो कंप्लीट ही नहीं हुआ, पिछले क्वार्टर का निकालेंगे, क्वार्टर वाला पॉइंट अलग है। वो आप फिर क्या कहिए, तीन सोर्स अवेलेबल। पर्टिकुलरली चलो सेकंड तो वैसे ही बाहर हो गया, सेकंड क्यों नहीं एप्लीकेबल हो पाएगा, सर अभी ईयर क्लोज ही नहीं हुआ, हमें क्या पता करंट ईयर में प्रॉफिट हो गया नहीं। तो आपको यह भी कहा गया था कि अगर फाइनेंशियल ईयर क्लोज नहीं हुआ तो उस फाइनेंशियल ईयर में जो भी रीसेंट क्वार्टर आप कंप्लीट कर चुके हैं, 1 नवंबर, 1 नवंबर, पहली बात तो नवंबर मंथ कौन से में आता है, थर्ड क्वार्टर में, मतलब कंप्लीट कौन सा हुआ होगा, सेकंड क्वार्टर। यहां पे सेकंड क्वार्टर को, सेकंड क्वार्टर कब कंप्लीट होता है, 30/9/2020। यहां तक का जो भी प्रॉफिट आपने कमाया होगा उसमें से बांट दो, तो भी कोई दिक्कत नहीं। सो दिस इज द थर्ड सोर्स कि व्हाट इफ, क्योंकि सेकंड वाले केस में तुम ना बंध गए किस चीज से, प्रॉफिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर इन विच या फॉर विच सच एंटायरम डिविडेंड इज सॉट टू बी डिक्लेयर, बट फाइनेंशियल ईयर तो क्लोज ही नहीं हुआ। और तुमने ऊपर कहा था व्हेन टू डिक्लेयर, दो टाइम थे, या तो ड्यूरिंग या आफ्टर क्लोजर। ये वाला पॉइंट आफ्टर क्लोजर तो सूट करता है कि 31 मार्च खत्म हुई, उसी का इंटायरम डिविडेंड दे दिया, उसी में से दे दिया, चलेगा। व्हाट अबाउट द ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, अब ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आपने अगर कोई डिविडेंड बांटा, मेरा तो साल अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो क्या मैं पास्ट प्रॉफिट हाथ लगाऊंगा, कहते नहीं नहीं सर रुक रुक रुक, जो रिसेंटली अभी क्वार्टर कंप्लीट हुआ है ना तेरा, इसी साल का जो भी रिसेंटली क्वार्टर कंप्लीट हुआ है तो उसमें से दे दे, तो भी चलेगा। और यहां पे अच्छा एक और पॉइंट, पहले तो यहां तक बताइए क्या क्लियर हुआ, मतलब अगर 1 नवंबर 23 को जो एंटायरम डिविडेंड आप डिक्लेयर कर रहे हैं, क्या मैं इसमें 23-24 के प्रॉफिट यूज कर सकता हूं? पहली बात सर 23-24 पूरा तो नहीं हुआ, सेकंड पॉइंट तो हो गया बाहर, पास्ट प्रॉफिट को मैं पहली हाथ क्यों लगाऊं, मेरे पास तीसरा सोर्स पड़ा है। तीसरा सोर्स क्या कहता था, करंट ईयर में जितने भी महीने हुए, कोई रीसेंट क्वार्टर तो क्लोज करा होगा, तो रीसेंट क्वार्टर के अकॉर्डिंग टू जो भी पैसा आपने कमाया, जो भी प्रॉफिट्स आपके पास आए, आप उसमें से दे दो, हमें क्या दिक्कत। अच्छा फॉर एग्जाम्पल मान लो केस टू, मैं 15 जनवरी 24 को दे रहा हूं, तो अगर 15 जनवरी 24 को मैं एंटायरम डिविडेंड बांट रहा हूं तो थर्ड क्वार्टर, ईयर तो अभी भी क्लोज नहीं हुआ ना। अब हाँ, अब केस नंबर थ्री, केस नंबर थ्री, मैंने सर पर्टिकुलरली जो डिविडेंड बांटा, दैट इज यहां पे थोड़ी चेंज कर लेते हैं जी, मैं कह रहा हूं 25 जुलाई, 25 जुलाई 24 को, 25 जुलाई 24 को, पहली बात तो 25 जुलाई 24 होना, तेरे पास यहाँ पे सोर्स क्या क्या अवेलेबल होंगे, पास्ट प्रॉफिट्स। नंबर टू इज प्रॉफिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर, यहां पे ये भी वर्ड अलाउड है सर, 25 जुलाई 24 को अगर आप डिविडेंड बांट रहे हैं तो 24-25 का पहला क्वार्टर तो कंप्लीट हो चुका, दैट इज अप्रैल मई एंड जून, तो सर उसमें से दे दो। एक बात बता, थर्ड वाले सोर्स में क्या मैंने ये कहा था कि उसी ईयर का क्वार्टर जिस ईयर का तुम डिविडेंड बांट रहे हो, या वर्ड क्या लिखा था, प्रॉफिट इन द फाइनेंशियल ईयर, जो भी उस रिसेंट क्वार्टर में आपने कमाया होगा। सेकंड और थर्ड में जाके ध्यान से देख, सेकंड वाले में क्या लिखा हुआ है, उसी साल के प्रॉफिट जिस साल का डिविडेंड तुम क्या करने जा रहे हो, डिक्लेयर। थर्ड वाले में पढ़ियो क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट जनरेटेड इन द फाइनेंशियल ईयर, क्लियर, जो कि टिल द क्वार्टर प्रोसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ एंटायरम
डिविडेंड। सर इस वाले केस में कितने सोर्स अवेलेबल होंगे? तीनों। अच्छा, केस 4, 15 मई, 15 मई 24 को देना है दो। कौन से? रिजर्व में से, और प्रॉफिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर जो 23-24 का था। लास्ट वाला तीसरा सोर्स अवेलेबल कि क्वार्टर कंप्लीट ही नहीं हुआ। और अगर तुम कह रहे हो पिछला क्वार्टर, उससे बढ़िया पोजीशन तो पूरा साल पड़ा वो। समझ रहे हो पॉइंट? तो लिटिल बिट ये हल्का सा केस अगर बनाना चाहे तो इस पे बड़े आराम से बन पाएगा। मेरा सर कोई मकसद यहाँ पे पहला ए और बी पॉइंट नहीं था, मेरा मेन मोटिव समझाना था, दैट इज थर्ड, कि ये कौन से क्वार्टर की बात कर रहा है। देखो सिंपल सी बात सर, ईयर कंप्लीट हो गया तो उसमें से उठा लो, ईयर कंप्लीट नहीं हुआ तो रिसेंटली जो क्वार्टर क्लोज हुआ उसके प्रॉफिट में से बांट दो, दैट्स इट। क्यों इतना उलझने वाला काम है? तुम डेट कोई भी बताओ, अभी के अभी सोर्स बताऊंगा, दो तीन कौन से अवेलेबल होंगे, दैट इज द पॉइंट। हुआ पॉइंट क्लियर? चलिए, नेक्स्ट इज रेस्ट्रिक्शन विद रिस्पेक्ट टू, हाँ जी पढ़िए। अब जैसे सर आपने कुछ रिस्ट्रिक्शंस पढ़ी थी, लाइक वो पीछे आपके पास आया था फाइनल डिविडेंड के ऊपर, कि अगर आप रिजर्व में से पैसा निकालेंगे तो आपके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन, मैक्सिमम विड्रॉल एंड ऑल। क्या एंटायरम डिविडेंड के केस में भी कोई रिस्ट्रिक्शंस और एप्लीकेबल हैं? यस, देयर इज जस्ट ओनली वन। क्या? पढ़िए। व्हेन इज द रिस्ट्रिक्शन, वर्ड क्या लिखा हुआ है? एप्लीकेबल। वेयर द कंपनी हैज इंकर्ड लॉस, वेयर द कंपनी हैज इंकर्ड, वैसे ही जेन्युइन बनता है सर। आप लॉस में इंकर हुए हो, पर्टिकुलरली इधर से डिविडेंड बांट रहे, कहते फिर क्या हो गया, बांट नहीं सकते, पास्ट प्रॉफिट पड़े। मना नहीं कर रहा मैंने, कौन सा प्रोहिबिशन बोली है मैंने, वर्ड क्या बोला? रिस्ट्रिक्शन। आप थोड़ा सा तंग रख लो, ये नहीं है कि मतलब अल्टीमेट पुराने प्रॉफिट्स में से दे प्रॉफिट में प्रॉफिट बांटने शुरू कर दिए। वो गलत चीज, वो गलत चीज अपने आप में। हम ये कह रहे हैं कि थोड़ी सी शर्म अल्टीमेटली होनी चाहिए, कि आप अभी अभी ताजा ताजा लॉस में से निकल कर आए हैं, या लॉस इंकर हुआ है और तुम इधर से मोटे डिविडेंड्स बांट रहे हो। आई थिंक सो सम काइंड ऑफ थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर होनी चाहिए। क्या? वेयर द कंपनी हैज इंकर्ड, यस प्लीज, loss during the current financial year up to the end of immediately preceding ये quarter. जो अभी प्रीसीडिंग क्वार्टर हमारा क्लोज हुआ, पिछले क्वार्टर में ही, करंट फाइनेंशियल ईयर में ही हमें क्या हुआ है? लॉस। अब तो क्या हो गया, फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट थोड़ी हुआ है। किसी क्वार्टर में अगर लॉस हो भी गया, हम अगले क्वार्टर प्रॉफिट्स में हो जाएंगे, किसी को क्या पता, किसी को क्या पता। इसीलिए लॉ ने बीच में इसके ऊपर क्या लगा दी? रिस्ट्रिक्शन, कि जी तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, मन करे कैपिटल खिलानी शुरू कर दो, उल्टा तुम तो लॉसेस में हो। तो मैंने तुम्हारा हाथ थोड़ा सा क्या करा, टाइट करा। किस बात को लेकर? ना भाई इतना डिविडेंड नहीं बांटने दूंगा, मैंने लगा दी रिस्ट्रिक्शन। मना नहीं कर रहा, फिर वही बात, मना नहीं कर रहा, ये भी क्यों रोक रहा हूं, रोकने की वजह क्या है? कहां पे? करंट फाइनेंशियल ईयर में जो प्रीसीडिंग क्वार्टर अभी क्लोज हुआ, अभी उसकी रिपोर्ट में आया कि सर अब तक हमें क्या है? लॉस। क्या नेक्स्ट आगे डिविडेंड बांटते टाइम्स, खुद से सोच, बांटते टाइम क्या बहुत ही ओवर एक्साइटमेंट होनी चाहिए? ताजा ताजा अभी तो लॉस लेकर आए। सुन, इफेक्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शन कोई बड़ी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जस्ट एक रिस्ट्रिक्शन है। जो भी डिविडेंड बांटोगे ना, जो भी डिविडेंड बांटोगे उसका रेट, उसकी परसेंटेज पिछले 3 साल के डिविडेंड रेट की एवरेज से एक्सीड, जो उधर की कंडीशन नंबर 1 थी वही कंडीशन नंबर पड़ी। द रेट ऑफ एंटायरम डिविडेंड, Not exceed the average rate of dividend during preceding three बस, financial और years. कुछ नहीं है सर, सिंपल सा कॉन्सेप्ट ही है कि मैं तुम्हें ज्यादा तंग नहीं कर रहा, कोई बहुत ज्यादा मैं आपके ऊपर, क्योंकि देख, और वो भी इतना तंग पता क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये कौन सा फाइनल डिविडेंड है, ये कौन सा डिविडेंड है? एंटायरम है, ड्यूरिंग द ईयर है। मन करे एक क्वार्टर में लॉस था, अगले वाले में प्रॉफिट में आ जाए, तो मैं ज्यादा तंग कर भी नहीं सकता जितना मैंने करा था आपको किसमें? फाइनल के केस। वहां पे तो आपके ऊपर क्या लगाई? 3 कंडीशन, इतना विड्रॉल करना, इससे ज्यादा नहीं, बैलेंस भी इतना बचना चाहिए, रेट इससे ऊपर ना हो, और अगर निकालोगे पैसा तो पहले करंट ईयर के लॉस क्या करना? माइनस करना। वहां बनता था भाई वो फाइनल डिविडेंड। और इसमें कौन सा फाइनेंशियल ईयर आपका कंप्लीट हो गया यार, अभी फाइनलाइज्ड होगा, ईयर अभी पड़ा है, एक क्वार्टर में लॉस आ गया तुम घबरा गए। चल फिर भी थोड़ा सा करना बनता है। तो मैंने रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर क्या डाली कि पर्टिकुलरली सर आपको 3 साल, पिछले 3 साल की एवरेज रेट से ज्यादा डिविडेंड नहीं देना, दैट्स। बाकी तुम्हारी इच्छा जो करो। लास्ट, अदर पॉइंट्स, यस प्लीज। नो पावर, हाँ जी। Is required for declaration of interim dividend. Interim dividend shall be paid within 30 days of its declaration. बिल्कुल वही सेम प्रोविजन, एंड वंस डिक्लेयर्ड, ये क्या लिखा हुआ है? इंटायरम डिविडेंड कैन नॉट बी रिवोक्ड, ये तो अपने अकॉर्डिंग चल रहा है, बट यहां पे लिखा, बट
इट कैन बी रिवोक्ड विद द कंसेंट ऑफ ऑल शेयर होल्डर्स। और ये भी तो सर अपने आप में ना के बराबर ही है। इसको एक और वर्ड बोलते हैं लॉ में, क्या बोलते हैं? यूनानिमस कंसेंट। सबसे ज्यादा हार्ड ही क्या, इससे ऊपर होगा भी क्या? सारे लोगों को रजामंद कर लो और कोई ना कोई पक्का एक आता तो होएगा जो बात बाद में सुनेगा, पहले ना हम तो डिविडेंड लेंगे। सुन तो ले, मे भी शायद कुछ जेन्युइन चीज हो। मैं कहा जी हमें लॉ को कहते कोई दिक्कत नहीं है, सारे के सारे रजामंद हो जाओ, क्योंकि कल को तुम में से ही होंगे जो उठकर मेरे पास आएंगे इनकी एप्लीकेशन लेकर कि कंपनी ने गलत करा। मैंने वर्ड ही क्या लगा दिया, यूनानिमस कंसेंट। मैंने कोई 90% भी नहीं कहा, कोई 75% भी नहीं कहा, सीधा वर्ड क्या बोल दिया, 100%। सारे राजी हो जाओ, क्योंकि मुझे पता है कल को अगर दिक्कतबाजी करने वाले होंगे, कौन होंगे? इनमें से ही होगा। 100% कंसेंट, जितने भी आपके मेंबर्स हैं लिख के दो राइटिंग में कि हमें मंजूर है। हम कसम खाते हैं कि अगर ये डिविडेंड नहीं भी देंगे हम इनका कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, कर लो रिवोक, हमें क्या प्रॉब्लम है? दैट इज द पॉइंट। क्लियर? नेक्स्ट इज क्या आ गया ऊपर? कोई नहीं, ये भी हमारा पार्ट है बैच का, कमाल है। इसको पूछ के देख लो, डिविडेंड की प्रोविजन सारी बता देगी। चलिए, कंसिक्वेंसेज ऑफ, हाँ जी, पेमेंट्स। डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल। हाँ जी, पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स। अभी आ गया वो तुम्हारा जैसे पीछे वाला पॉइंट था नॉर्मली। एंड उस पॉइंट के अकॉर्डिंग टू आपने क्या रीड आउट किया था बेसिक पॉइंट की सर? अगर डायरेक्टर्स ने इलीगल वे से डिविडेंड क्या करा, पे आउट करा, देन द डायरेक्टर्स विल बी क्या होंगे? पर्सनली लायबल। ये उसी पॉइंट पे है। इसको वर्ड बोलते हैं कंसिक्वेंसेज ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ क्या? और ये मैक्सिमम केस में होता है, एंड स्पेशली इन द नेटवर्किंग बिजनेसेस। जो ये नेटवर्किंग वाले बिजनेस होते हैं ना, आगे से चार बंदे जोड़ो, आगे जोड़ो, आगे जोड़ो, ये सारा मोस्टली काम चल ही क्या रही है। हमें ये लगता है कि हमने इन्वेस्टमेंट करी, हमें रिटर्न्स आने शुरू हो गए, हमें क्या पता था हमारी कैपिटल ही खिला रहे हैं। आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, रिटर्न खोल दी 10% महीने की, 10% महीने की, साल की कितनी हो गई? 120%, पैसा डबल। हेरा फेरी में तो फिर भी इतने साल के बाद ये तो सीधा अगले साल ही बोल रहे हैं कि पैसा डबल हो जाएगा। कुछ नहीं है, वो अल्टीमेट 10-10% जो दे रहे हैं वो किस में से दे रहे हैं? आपके आउट ऑफ कैपिटल में से दे रहे हैं। हाँ, वो रोटेट जहां तक चलती जाएगी, ग्रीड, लालच है, हर बंदा फंसेगा। जहां तक टोपी घूमेगी वहां तक वो घुमाएंगे, और जब लास्ट में प्रॉब्लम आएगी, पॉइंट अप, कंपनी सारी साफ। है भी नहीं, कोई पता भी नहीं तुम्हारा पैसा कहाँ पे है कहाँ पे नहीं, इलीगल रूट्स के थ्रू है। उल्टा आप तो बचोगे, डरोगे किस बात को लेकर? बस मेरे पे नाम ना आए, पैसे जाए, हमें तो दिक्कत ही नहीं, बस मेरा नाम बीच में ना आए, क्योंकि लिंक वो जब निकलते हैं ना, वो सारा इलीगल रूट होता है। तो इतना भी लालच ठीक नहीं है, क्योंकि मोस्टली इन दैट केस पता क्या चल वर्ड चल रहा होता है कि वो आउट ऑफ कैपिटल ही बांट रहे हैं। अपनी ग्रीड बढ़ती रहती है कि देखो, आपको कहा था ना 10% महीने की रिटर्न आएगी, ये लो। आपको एक देनी है, दो देनी है, तीन देनी नहीं, तुमने सारा घर बार लुटा देना किस पे? उस पे उठा के, लोगों का पैसा भी उठा के किसको दे देना? उसको दे देना कि बढ़िया रिटर्न आ रही है। आप नेचुरली फंस गए उस चीज में। बट एक्चुअली वो क्या था? डिविडेंड आउट ऑफ ही क्या था? पता क्या था? सिंपल सी बात, लाख रुपए तुमने इन्वेस्ट करे, 10% के अकॉर्डिंग कितना हुआ? 10,000। एक महीना दूंगा, 10,000। 2 महीने दूंगा, 10,000। 3 महीने दूंगा। कुछ कमाने के लिए खर्च भी करना पड़ता है, फ्रॉड करने के लिए भी इन्वेस्ट करना पड़ता है, उनका वैसे ये सीन है। कितना गया 3 महीने में? 30,000। जब तक ये 3 किस्तें इसकी जेब में जाएंगी ना, ये खुद अपना घर बार और आगे कितने लोगों का पैसा मेरे पास ले आए, फिर रूट और मोटे लेवल पे चलाएंगे। बढ़ गया सिस्टम। ये इस तरह से नेटवर्किंग के काइंड ऑफ ये बिजनेस चलते हैं। क्यों? उनमें वो आपको आपकी कैपिटल ही खिला रहे हैं यार। खुद सोच, तुम 10% की बात कर रहे हो, नॉर्मल बिजनेस में से जेन्युइन रेट 1% है महीने का, 1%। साल का कितना हुआ? 12%। वो प्रॉपरली नहीं पे आउट हो रहा। तुम 10% महीने की बात कर रहे हो या 8% महीने की? कौन से लोग हैं यार, कहां से पैसा लेकर आ रहे हैं? दिवाली तो फिर उनकी है, हमारे तो कुछ है ही नहीं, कहां से जनरेट कर लोगे? अब जो अनसिक्योर्ड होते हैं, 2% का रेट, 3% का रेट, 3% महीने का रेट, मतलब पूरे साल का कितना हुआ? 36%। कहां से निकालेगा ब्याज? कितनी की किस्त भर लेगा? तू लाइफ लॉन्ग किस्त भरता रहे, हो गया इनकम्प्लीट। इतना इंटरेस्ट कहां से सैलेंगे अपन? तो ये कंपनीज कहां से पे आउट कर रही हो? कुछ नहीं, हमें तो पता है वर्ड कि वो एक्चुअली क्या है, आउट ऑफ कैपिटल।
वो टोपी घुमा रहे हैं बस आगे से आगे से आगे, फिर कहते हैं लेवल सबके निकलेंगे। नेटवर्किंग बिजनेस है जी, और कुछ नहीं है। वो एट लास्ट फुल स्टॉप जिस पे लगेगा ना, एंड कंज्यूमर फंसे, तब तक ये अपना पैसा सारा बाहर निकाल लेते हैं। फाइनली द एंड कंज्यूमर को फंसा देते हैं। फिर कंपनी कौन थी क्या नहीं थी, और तुम तो अंधे हुए पड़े हो किस चीज में, लालच में। कोई पेपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं, कोई पेपर वर्क नहीं, कुछ नहीं है सर, जस्ट ओरली बातें चल रही हैं, पैसा लेन देन कर। लोग आजकल इतना ज्यादा फ्रॉड हो चुके हैं सर, इतने ज्यादा, डरते ही नहीं है साले। एक तो होता है ना कि कैश में डीलिंग करता होगा पर्टिकुलरली बंदा, कि कैश में डीलिंग करते हो कि कौन सा उसको कोई सबूत है, तू बैंक में दे दे। आपको अगर ज्यादा लगता है कि नहीं मैं तो बाय चेक पेमेंट दूंगा, हाँ जी हाँ दे दो, बाय चेक दे दो, कोई नहीं, बाय अकाउंट दे दो। जिसने करना ही डिफॉल्ट है, ठीक है ना, जिसने शर्म ही अपनी वो खो दी अल्टीमेटली, तो अगला पक्के का क्या कच्चे का जो मर्जी ले आओ सर, सब हजम है यहाँ पे। बिल्कुल नहीं परवाह कर रहे। क्यों? वो अल्टीमेट वो ऐसे सर्कल में फंस चुके, खुद निकल नहीं सकते। औरों को फंसाएंगे तो खुद बचेंगे। तभी तो कहते हैं 3+3+3+3, नेक्स्ट आगे नेक्स्ट आगे नेक्स्ट आगे चलते जाओ। जहां तक चलोगे तब बचोगे, तब तुम्हें तुम्हारा टारगेट मिलेगा, तुम्हें तुम्हारे इंसेंटिव मिलेंगे। वो फंसा रहे हैं एक्चुअली। वो गेम किस चीज की होती है? आउट ऑफ कैपिटल। बट समहाउ ये तो चलो एक अलग टाइप ऑफ फ्रॉड हो गया जो मैं डिस्कस कर रहा था आप लोगों के साथ। यहां पे जो बात चल रही है दैट इज कि कई बार डायरेक्टर्स आउट ऑफ कैपिटल भी डिविडेंड क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। देखो जी, करा तो तुमने गलत। सोर्स था ओनली एंड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स। एंड चलो, प्रॉफिट्स भी कल को किसका पार्ट बनते हैं? कैपिटल का ही पार्ट बनते हैं। और तुमने कैपिटल उठा के बांट दी। हमने तो एक बार के लिए लाइबिलिटी किस पे डाल दी? डायरेक्टर्स पे, कि गलत तुमने करा, तुम इसका हर्जाना भरो। जो भी कंपनसेशन बनती है, सारी कंपनसेशन कौन देगा? आप डायरेक्टर्स अपनी जेब से क्या करेंगे? पे आउट करेंगे, जहां मर्जी से लेके। हमें मतलब नहीं। कहते जी बट हमने बांटा, उन्होंने खाया। तू जहां मर्जी से लेके उनसे रिकवर कर, जहां मर्जी से उनसे रिकवर कर। मैं तुझसे रिकवर करूंगा, तुम उनसे रिकवर करो। अगर बांटने वाले को शर्म नहीं है तो खाने वाले को कौन सा थी? उसको कौन सा नहीं पता कि यहाँ पे क्या गोइंग ऑन है, क्या मैटर्स चल रहे हैं? आउट ऑफ कैपिटल ही। मैं कहा जी लॉसेस में तो आप बैठे हैं, कंपनी बड़े मोटे डिविडेंड बांट रही है। वो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट ही तुम्हें खिला रही है, ताकि तुम और फर्दर इन्वेस्ट करो, और पैसा कंपनी में लगाओ, अपना छोड़ो चार का और लगाओ, तो जाके कंपनी क्या होगी? बिल्डअप होगी। ऐसे प्रैक्टिकल कई केसेस होते हैं। और कंपनी तो है ही आर्टिफिशियल पर्सन, जो मर्जी करो, बाद में नाम किसका लगा दो? कंपनी का। कॉर्पोरेट व्हील भी अगर लिफ्ट अप होती है तो सिर्फ 5 केस में होती है, वो भी कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे, हर केस में नहीं होगी। तो सर ये तो फंस गए बेचारे। हैं सर, बहुत शैम कंपनीज हैं, बहुत शैम कंपनीज हैं। हमें तो लिटरली नए नए फ्रॉड देखने को मिलते हैं, कि मतलब लोगों का डर ही सर बिल्कुल खत्म हुआ पड़ा है। कि क्या करें सर, क्या बड़ी दिक्कत, क्या जेल जाना पड़ेगा? जाएंगे, उल्टा ख्याल ही रखेंगे हमारा, खाने को देंगे, रहने को देंगे, काम करेंगे वहां पे, तनख्वाह भी मिलेगी, बाहर तो जॉब भी नहीं मिल रही, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो देंगे। वो साले नेगेटिव को भी ना पॉजिटिव बना देते हैं। आप डर रहे हैं कि जेल जाना पड़ेगा, कहते हैं हमारा तो रोज का 4 दिन पहले जाके आएंगे। फिर क्या 2 दिन और जाएंगे? ऐसे बथेरे हैं। तो हमने तो पर्सनल लायबिलिटी किस पे डाल दी? डायरेक्टर्स पे, कि उसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी। पढ़िए, द डायरेक्टर शैल बी हेल्ड, यस प्लीज। Liable to make good to the company the amount distributed as एक dividend. तो जितना डिविडेंड बांटा, अच्छा मेरे को नहीं पता तेरे को मेंबर वापस करे ना करे, मैंने वर्ड यहाँ पे क्या यूज करा है? पर्सनल। मेरे को नहीं पता जिसको भी तुमने आगे बांटा वो तुझे 1/4 वापस करे या ना करे, मैं तेरे से रिकवर करूँ। हाँ, पर लॉ ने दूसरी तरफ राइट किसको दिया? डायरेक्टर को भी राइट दिया, कि डायरेक्टर के पास राइट है ऑफ इंडेमनीफाई, कि आगे तुमने जिनको बांटा तुम उनसे रिकवर करो, तुझे मिले ना मिले हमें मतलब नहीं है। कंपनी को तो डायरेक्टर क्या होगा? पर्सनली लायबल। मान ले मैंने ऐसा 1.5 लाख रुपए बांट दिया, जिन लोगों को बांटा वो खा गए, अगला थोड़ी छोड़ेगा। उसको तो रिटर्न लगी, उन्होंने अपना डिविडेंड कंज्यूम कर लिया। मैं 1.5 लाख रुपए बांट चुका, मैं तो कंपनी को 1.5 लाख के लिए लायबल हूं। पर लॉ ने तुझे राइट किसका दे दिया? कि चल तू उनसे इंडेमनीफाई कर ले। उनमें से कुछ लोग तो दिवाला निकाल गए, मुक्कर ही गए, कि अल्टीमेटली जी हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, कुछ भी है। तो इन दैट केस हमें नहीं पता यार वो सामने वाला तुझे पैसे दे ना दे, हमारे लिए कौन लायबल है? आप। आपको एक एक पैसा कंपनी को क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा। बट एक चीज का मैं तुझे फेवर कर रहा हूं, क्या? नो लायबिलिटी ऑफ, क्या लिखा हुआ है? डायरेक्टर्स। बट सर कई बार ना ऐसी चीजें मतलब प्रैक्टिकली करनी भी पड़ती हैं।
एंड डर तो है, देख रिस्क बहुत है, डायरेक्टर अपनी जान से खेल रहे हैं। किस बात को लेकर कि बाय चांस अगर कल को कुछ गलत हो गया, पहले बात तो हो ही गलत रहा, कल को क्या मतलब के, तो ये क्या उल्टा कल को मेरी स्ट्रेटजी काम कर, स्ट्रेटजी कई बार ये चीज होती है, मार्केट में थोड़ी बिल्डअप करने के लिए लोगों को खिलाना पड़ता है, शो ऑफ करना पड़ता है। शो ऑफ करेंगे, थोड़ा खिलाएंगे पिलाएंगे, तभी तो इन्वेस्टमेंट, तभी तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। एंड लोग एट दिस स्टेज हमारे ब्रांड से, हमारी कंपनी से अपना बिल्कुल कॉन्फिडेंस क्या कर चुके हैं, खो चुके हैं। वो कहते हैं जी इस कंपनी में कुछ नहीं, लेट्स क्रिएट द हाइप। कैसे? डिविडेंड बांटो। कहते कहां से बांटे? कैपिटल बांटो, कोई दिक्कत नहीं, कर तो सही। मैं स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी आपको दे रहा हूं कि मार्केट कैप कैसे बनाना, तू बांट यार। 5%, 10%, और फ्रीक्वेंटली बांट, 2-2 महीने बाद, 3-3 महीने बाद इनके होश उड़ा दो कि अल्टीमेटली की कंपनी ही कमा रही है, बाकी को कंपनी है ही नहीं, इस तरह से अल्टीमेटली। बट हाँ, जैसे ही अल्टीमेटली वो हाइप क्रिएट होगी, मार्केट कैप क्रिएट होगी, ये लोग क्या करेंगे, पैसा इन्वेस्ट करेंगे। और हमें एट द मोमेंट चाहिए ही क्या? इन्वेस्ट। एंड अगर मेरा किया हुआ गलत, गलत क्या था? आउट ऑफ कैपिटल डिविडेंड बांट रहा। अगर मेरा किया हुआ गलत मैं आपको सही करके दिखा दूं बाय मेकिंग द सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स, बोल, मैं क्या शर्त लगा, आज तू पर्टिकुलरली लॉस में है, प्रॉफिट में लेकर आऊं, थोड़ा लॉस और झेलना पड़ेगा। मैं कह, ये बात सर बड़ी गड़बड़ सी लग रही है, कैसे? मैं तो पहले लॉस में हूं, आप कह रहे हो अल्टीमेट प्रॉफिट्स में आना है। मैं कह हाँ आना है। कहते थोड़ा और खर्च करना पड़ेगा। मैं कह जी मेरे में तो क्षमता है। पूछो, जैसे 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 तू मार्केट में और खर्च करेगा, बिल्डअप करेगा, हिम्मत नहीं हार। तुझे यही मार्केट नेक्स्ट आगे किस में कन्वर्ट होते दिखाऊंगा, प्रॉफिट्स में कन्वर्ट होते दिखाऊंगा। वो पर्सन तो एक चीज कहे, देख मैं तो हूं लॉसेस में, सिंपल सी बात, और लॉस करवा ले, अपने को दिक्कत नहीं है। पर एक चीज का ख्याल रख लियो, अगर कल को सब्सीक्वेंट प्रॉफिट्स ना हुए, एक एक सिंगल पैनी मैं किससे रिकवर करूंगा? तेरी जेब से रिकवर करूंगा। यहाँ पे ना एक मुझे मूवी का सीन याद आ गया, एक जन्नत मूवी, इमरान हाशमी की। उसमें बैटिंग वो करता है, किसी के पैसे उसने वापस करने होते तकरीबन 2-3 लाख रुपए। वो तो कहता मैं तो पहले हारा हूं। वो सामने वाले पर्सन कहता जी आप मरने वाले की इच्छा पूरी नहीं करोगे? कहते हाँ करूंगा। कहते क्या? कहता जी मैं इस मैच पे लास्ट टाइम बैटिंग करना चाहता हूँ, इस पे मैं सट्टेबाजी खेलना चाहता हूँ, और आपको मैं गारंटी देता हूँ पर्टिकुलरली कि आप मुझे 2 लाख रुपए और दो। पहले तो ठीक हो गया, 2 लाख और तीन तो पहले नहीं दे रहा, 3 + 2 कितना हो जाएगा? पर फिर वो कहता कहता जी विश्वास करो, 2 लाख रुपए और दो, मेरा साथ दो, मैं 10 लाख बना के दूंगा। पहला सोच में पड़ता है एक बार, क्योंकि वैल्यू भी आपने अच्छी खासी बोल दी ना कि 2 लाख का कितने बना के देगा, 10 लाख सारे डेट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। पर उसने भी फाइनली एक वर्ड कहा लास्ट में, अगर तो जीत गया देन नो लाइबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर्स। क्लियर? फिर तेरी कोई लाइबिलिटी नहीं है, क्यों? तूने अपने गलत किए हुए सारे नेक्स्ट आगे क्या कर दिए, सही कर दिए बाय मेकिंग सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स। फिर तो सर कहा सुना सारा माफ, तेरा डेट भी माफ, आपा चले। बट अगर लेट इट बी, 3 तूने पहले नहीं दिया, 2 मेरा ये भी गया, कोई सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स नहीं हुए, तुम पहले भी लायबल थे, आज भी लायबल हो, और पर्सनली एक एक रुपया मैं तुमसे क्या करूंगा, रिकवर। सो एग्जांपल्स अपनी लाइफ स्टडीज में से देखो, ये कि जो भी चीज आप लोग देख रहे हैं उनमें से ही प्रैक्टिकल एग्जांपल निकाल रहा हूं कि वहां पे एग्जैक्ट सीन ये चल रहा है कि देख पहले तो पर्सनल लाइबिलिटी तेरी है, और तूने किया तो गलत है, और उल्टा और कह रहा है कि मैं कुछ और कर दूं, बट आपको मैं सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स बना के दूंगा। बना के देगा तो ठीक, नहीं तो लायबल तो पहले भी था, लायबल आज भी है। सुन ध्यान से, वेयर डिविडेंड्स इम्प्रॉपरली पेड आउट ऑफ, क्या लिखा हुआ है? आपने तो गलत कर ही दिया, आपके डायरेक्टर्स ने, और जब तुमने ये गलत करा होगा, पहला पॉइंट एप्लीकेबल हो गया होगा क्या? पर्सनल लायबिलिटी ऑफ किसकी? डायरेक्टर्स हैव बीन मेड, हैव बीन मेड गुड आउट ऑफ, गुड आउट ऑफ कहां से? काय ही पलट के रख दी सर। पहले पिक्चराइजेशन क्या थी, अब पिक्चराइजेशन क्या है? ठीक है सर। अब मैं फिर, देखो सिंपल सी बात, पहले मैं उस वर्ड को कुछ और कह रहा था, अब मैं उसको वर्ड को कहूंगा, क्या स्ट्रेटेजी लगाई यार, मास्टरमाइंड। अब तो पॉजिटिव अपने आप बोलेगा ही बोलेगा, क्योंकि तेरा किया हुआ नुकसान कन्वर्ट किसमें हो गया? प्रॉफिट्स में। नहीं तो अगले में पहले क्या करते थे, झोल कर रहा है सर,
फ्रॉड कर रहा है, पहले भी पैसे खा गया, अब भी पैसे खाएगा। तो सर ये तो नॉर्मल वर्डिंग है। अगर तो फेवर में काम हो जाए, फिर तो भाई साहब तुम्हारी कोई भी लाइबिलिटी नहीं। नहीं तो पर्सनल लाइबल तुम पहले भी थे, पर्सनल लाइबल आज भी हो। क्लियर। लाइबिलिटी सीजेस टू अटैच टू द, क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट। फिर अल्टीमेटली सर ये होता है प्रैक्टिकल केस में, कई बार हुआ भी है कि 2-3 महीने पर्टिकुलरली पहले तो डिविडेंड्स बांटे, डिविडेंड मतलब डायरेक्टर्स पे अपने लेवल पे बात आ गई, अपनी जान पे आ गई कि आपने जी ऐसा काम करा, गलत करा, फलाना करा। बट दैट आर मेड सब्सिक्वेंटली प्रॉफिट से हमने उसको क्या कर दिया, अच्छा कर दिया। फिर लोग वही जो नेगेटिव थे पहले, अब क्या बोलने लगे, पॉजिटिव के सर क्या स्ट्रेटेजी लगाई है। ऐसी चीजें खेलनी पड़ती हैं। पर खेलने का मतलब ऑन रिस्क, समझे ना पॉइंट। जैसे कहते नहीं, इन सारे दर्शाए गए एक्सीडेंट्स को जो भी हैं घर पे ट्राई मत करिए, वो हिसाब है कि अल्टीमेटली सर ये एंटर एट योर ऑन रिस्क है। हमने तो पहली लाइन में ही क्या बोल दिया, मुझे नहीं पता लोग तुझे वो पैसा वापस कल को करे ना करे, जिसको भी तूने खिलाया, हमने वो पैसा किससे रिकवर करना है, तेरे से रिकवर करना है। मेरे को मतलब नहीं है थर्ड पार्टी से, मेरे को मतलब तेरे से। और या फिर तू बच जाएगा अगर तेरे किए हुए से कंपनी कल को किस में चली गई, प्रॉफिट्स में चली गई, तो कहा सुना सारा माफ, ठीक है जी, फिर तो आप अल्टीमेटली सही। दैट इज द पॉइंट रिगार्डिंग द कंसिक्वेंसेज ऑफ पेमेंट आउट ऑफ कैपिटल, कि अगर डिविडेंड आपने आउट ऑफ कैपिटल बांटा, तो ये सारे पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना। क्लियर। लो जी फटाफट एक सिंगल स्क्रीनिंग, जल्दी 2 मिनट लीजिए एंड इसको वाइंड अप करें आज के लेक्चर। किसी का कोई भी डाउट, और एक छोटा सा क्वेश्चन बीच में गिवन भी है, केस स्टडी हमने छोड़ी है, उसको भी साथ के साथ क्या करिए, कंप्लीट करिए। डू इट फास्ट। करिए फास्ट। एंड यहां पे अपनी नोटिंग, नोटिंग स्टैंड्स फॉर दैट इज द सेक्शन पार्ट, द कंटेंट पार्ट हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। मैक्सिमम इसके ऊपर मैं एक लेक्चर लूंगा, जैसे जनरली मैं लेता नहीं, बट स्टिल क्योंकि आज मैंने उसको थोड़ा एक्सटेंड कर लिया शॉर्ट्स अपने लेक्चर के कारण। तो पर्टिकुलरली नेक्स्ट वाला जो सेशन हमारा होगा, दैट इज रिगार्डिंग अलोंग विद सम न्यू स्टूडेंट्स ऑल्सो। तब तक आफ्टर दैट ज्वाइन भी कर लेंगे, कल फाइनलाइजेशन हो जाएगी, बढ़िया ही होगी, अच्छी ही होगी जो होगा। प्लस नेक्स्ट वन तभी हमने थोड़ी ब्रेक भी बीच में रखी हुई है, ताकि मैं अपना मटेरियल भी, ये बुक्स एंड ऑल सारी रेडी कर देंगे। क्लियर। बेस्ड ऑन टुमारो। क्लियर। 31 को ऑर्डर प्लेस कर देंगे, जैसा भी होगा कंफर्मेशन जैसे भी आती हैं, जैसी हैं। तो वही है, नियर वन डियर वन जो भी आप लोगों के हैं, कुछ और नॉलेज में होंगे, कोई अपने पास नहीं, आउटसाइड कहीं जहां भी पड़े हुए हैं, बट उनको अवेयरनेस होनी चाहिए कि सर द बैच इज ओनली वन। कोई मल्टीपल बैचेस हमारे नहीं चलते, आपके सामने ही सिटिंग कैपेसिटी है। क्लियर। मैक्सिमम सिटिंग कैपेसिटी वही 50-55 के आसपास अपनी जाती है। ऑलरेडी एनरोलमेंट्स आपके सामने ही है। तो बेटर है कि उनको कन्वे करिए, डिले मत करिए, क्योंकि मैं एक भी दिन पर्टिकुलरली सिलेबस डिले नहीं करूंगा। तुम्हारे सामने डे वन से, एंड अभी इंटर में हुए भी नहीं कि पहला चैप्टर अपना पैकअप हो गया। क्योंकि 1 to 1 डे टू डे हमारा फिक्स है सर, सिस्टम 1 to 1 सारे फिक्स्ड है। एज पर द कट ऑफ जो आपको बताई जाएगी, ऑन दैट कट ऑफ आपको आपका सिलेबस मिलेगा। जो पूरा नेक्स्ट ईयर का आपका डेकोरम है, 1 to 1 सारी चीजें एज इट इज मिलेंगी, कोई सिंगल डे भी, हाँ बाकी अनसर्टनिटीज एवरीवेयर। क्लियर। कोई मेरी ओर से मतलब हमारी ओर से कोई फालतू, हम नॉर्मली ना तो छुट्टी करते हैं, क्लियर, ना पर्टिकुलरली किसी बात को लेकर, कुछ सिलेबस डिले को लेकर हमें अगर लगता है तो आज एक एक्स्ट्रा लगा लेंगे 1 आवर, या कभी ना कभी मैनेज कर लेंगे। बट जो कमिटमेंट है वो कमिट। इज दैट क्लियर। ताकि तुम्हारा September 25 नेक्स्ट आगे बिल्कुल फिक्स्ड चलेगा, तुम्हें अपना रोड मैप क्लियर होगा कैसे चलना है। अब ये होगा, अब ये मंथ में ये चीज है, हर चीज आपको फिक्स्ड पैटर्न में मिल रही। इज दैट क्लियर। सो यहां पे हमारा कंटेंट होता है जी कंप्लीट, चैप्टर नंबर 8 डेक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड को लेकर, जिसमें 123 से लेके 127 सेक्शन आप लोगों ने कंप्लीट करे। एंड क्वेश्चंस वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। क्लियर। ओके जी, थैंक्स लॉट, एंड रेस्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट पार्ट।